यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने अभी तक स्पेसिफिक हीट को पढ़ा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आप इसको स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों बोल सकते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी के बारे में, तो दोनों में क्या डिफरेंस था वो भी हमने देखा, दोनों की यूनिट्स को भी देखा, कैसे उसको मेजर करते हैं। अब हमें ये सीखना होगा और ये हम कैलोरीमेट्री के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो ये लेटेंट है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हिडन। लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। तो हिडन हीट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, इसको लेटेंट हीट या हिडन हीट क्यों बोलते हैं, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो उससे दो वर्क होते हैं। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। हीट एनर्जी हम जो सप्लाई कर रहे हैं, या तो उससे टेम्परेचर राइज होगा, या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, या सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आएगा। तो हम जो हीट एनर्जी सप्लाई करने वाले हैं, या तो उससे टेम्परेचर राइज होगा या उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी। दोनों वर्क एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से एक वर्क होगा। तो अभी तक हमने ये स्टडी कर लिया, हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर चेंज होता है, हमने इसको स्टडी कर लिया। और इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, Q इज इक्वल टू MSC। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट का, और उसकी स्पेसिफिक हीट S है और चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T, तो आप चेंज इन टेम्परेचर करना चाहते हैं तो आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी है। अच्छा, अभी हम इसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे। जब हमें ये दोनों फॉर्मूला आ जाएंगे तब हम कैलोरीमेट्री को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम कैलोरीमेट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग लेटेंट हीट के बारे में बात कर रहे थे। लेटेंट हीट इज द हिडन हीट। हिडन हीट क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट देखिए। इसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट देखिए क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश आइस डाल देंगे। फ्रेश आइस या आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। दिस बीकर इज हैविंग सम आइस। और इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक थर्मोमीटर को सस्पेंड करना पड़ेगा, थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहले इस बीकर को एक स्टैंड के ऊपर रखें, दैट इज ट्राइपॉड स्टैंड। Okay, this is the tripod stand, and now we are using a burner to heat up this substance. इसे हीट एनर्जी सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एक बर्नर का यूज करने वाले हैं। एंड वी हैव टू प्लेस ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर प्लेस करने के लिए एक स्टैंड का यूज करेंगे। दिस स्टैंड इज आयरन स्टैंड। ये एक आयरन स्टैंड है, और इस आयरन स्टैंड पर यहाँ पर क्लैंप लगा होगा। इस क्लैंप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, थर्मोमीटर को इसमें सस्पेंड करेंगे। दिस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
इसके ऊपर रीडिंग्स होंगी। मैंने तो इस तरह से इस क्लैंप की हेल्प से यहाँ सस्पेंड कर दिया। दिस इज ए thermometer, this is a beaker, and beaker is having some crushed ice, or you can say that ice cube. ठीक है, और अभी इसका टेम्परेचर जो है, वो टेम्परेचर, अच्छा ये जो है दिस इज आयरन स्टैंड, ये आयरन स्टैंड है और ये इसके ऊपर क्लैंप है जिसकी हेल्प से हमने थर्मोमीटर को सस्पेंड किया। एंड दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, and this one is burner which is used to heat up the substance. Okay. अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसका टेम्परेचर नोट करते हैं। थर्मोमीटर से हमारे पास ये जो आइस है, आइस क्यूब्स है, इनका टेम्परेचर नोट करते हैं। टेम्परेचर नोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस थर्मोमीटर का यूज करेंगे और थर्मोमीटर ने हमें रीडिंग दिखाई -5 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर ने हमें कितने रीडिंग दिखाई, -5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हमने क्या किया, बर्नर को स्टार्ट किया। बर्नर को स्टार्ट करेंगे तो हीट एनर्जी सप्लाई होगी, हीट एनर्जी बीकर में जाएगी, बीकर के अंदर जो आइस क्यूब्स है वो मेल्ट, उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। मेल्ट नहीं होंगे, मेल्ट कितने डिग्री पर होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो अभी इन दोनों में से एक वर्क होगा। अभी ये -5 डिग्री सेल्सियस पर है, मैंने इसको हीटअप किया। हीटअप करने पर मैंने देखा कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो -5 से हो गया -4, फिर -3, -2, -1, लास्ट में हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए -5 था तो -5 से -4, -3, -2, -1 ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज होते होते कहाँ तक पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ये देखा कि जब इसका टेम्परेचर -5 से 0 तक आ रहा था तब इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है तो दूसरा काम हो रहा होगा, टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, और हो रहा है ना। -5 से 0 की तरफ टेम्परेचर अगर जा रहा है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब अगर टेम्परेचर राइज हो रहा था तो उस समय पर स्टेट चेंज नहीं हुई। अब थर्मोमीटर हमें टेम्परेचर बता रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोमीटर पहले -5 बता रहा था, हमने इसको हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से ये गर्म हुआ और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज होकर के कितने डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, ये टेम्परेचर यहाँ पर आकर के रुक गया। थर्मोमीटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ये 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। अब मैं हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या एविडेंस है कि मैंने हीट एनर्जी सप्लाई की, तो आंसर है कि मैंने ये बर्नर यूज किया था। इस बर्नर के अंदर यहाँ पर कोई फ्यूल था, फ्यूल केरोसिन ऑयल था। तो ये केरोसिन ऑयल जो था इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। बर्नर के अंदर जो केरोसिन ऑयल है उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है, ये इस बात का एविडेंस है कि केरोसिन ऑयल यहाँ पर बर्न हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है इस आइस को। यहाँ पर बीकर के अंदर जो आइस है उसको सप्लाई की जा रही है ये हीट एनर्जी। तो मेरे पास ये एविडेंस है, ये जो बर्नर है इसके अंदर जो फ्यूल है उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब मैं हीट एनर्जी को सप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन थर्मोमीटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसकी रीडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रुक गए। तो हमने बोला ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये कैसे पता लग रहा है, थर्मोमीटर रुक गया 0 डिग्री सेल्सियस तक, और जबकि हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब दूसरा वर्क होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो स्टेट चेंज होगी। अगर स्टेट चेंज होगी तो मैं जो हीट एनर्जी दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उससे धीरे धीरे आइस क्या होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है और लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है, वाटर में कन्वर्ट होती जा रही है। ये आइस यहाँ पर मेल्ट हो रही है और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रही है, ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है। टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। और कब तक नहीं होगा टेम्परेचर राइज,
जब तक कि ये पूरी आइस कंप्लीटली, ये जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, पूरा का पूरा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब हमने देखा कि ये सारी की सारी आइस क्या हो चुकी है, यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा पीस इसके अंदर आइस का रहेगा, ये वाला, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आइस का पीस यहाँ पर अभी रह गया। हमने देखा टेम्परेचर अभी भी चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम बोल रहे हैं कि थर्मोमीटर इस हीट एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। हम जो बर्नर से हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी को थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, लेटेंट हीट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहे, थर्मोमीटर इस हीट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब टेम्परेचर फिर कब बढ़ेगा, जब ये लास्ट वाला जो पीस होता था आइस का, ये भी मेल्ट हो जाएगा। तो ये आइस क्यूब जो है वो किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, वो वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अभी इसका 0 डिग्री था, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। लेकिन जब स्टेट चेंज हो रही थी तब टेम्परेचर कैसा था, तब टेम्परेचर था कांस्टेंट। तब टेम्परेचर कैसा था, टेम्परेचर इज कांस्टेंट व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जब किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी। अब थर्मामीटर इस हीट एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो हमने बोला ये हिडन हीट है, इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा थर्मामीटर, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है हिडन। ओके, अब लेटेंट हीट से क्या होता है, लेटेंट हीट से क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। लेटेंट हीट से क्या होगा, सिर्फ सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी, उससे उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं हीट एनर्जी अभी भी सप्लाई कर रहा हूँ। अब ये जो आइस क्यूब थी ये मेल्ट हो चुकी है, मेल्ट हो करके ये वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, दिस इज वाटर। बर्नर अभी भी चल रहा है, बर्नर अभी भी चल रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, 0 डिग्री से 10 डिग्री हो गया, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, फिर हमने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के फिर से क्या हो गया, रुक गया, कांस्टेंट हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो थर्मोमीटर फिर से डिटेक्ट नहीं कर रहा, वो फिर से डिटेक्ट नहीं कर रहा। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, हमने इसका नाम रख दिया बॉइलिंग पॉइंट। हमने इसका क्या नाम रख दिया, बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, मतलब कि स्टेट चेंज हो रही है। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो हम लोग फिर से, हमारे पास एविडेंस है कि हमारे बर्नर के अंदर जो फ्यूल था वो कम होता जा रहा है, मतलब कि ये फ्यूल हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है और वो हीट एनर्जी इस सब्सटेंस को सप्लाई की जा रही है। लेकिन थर्मोमीटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर से स्टिक हो गया, रुक गया। तो हमने बोला कि अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो जरूर स्टेट चेंज हो रही होगी और यहाँ पर स्टेट चेंज होगी। और कब तक ऐसा चलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर कब तक रहेगा ये वाटर, ये तब तक रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा वाटर किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, मतलब कि स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर है, आप उसको और गर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब कि जो वाटर है वो वेपर की स्टेट में। अब हमें क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारा का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो उस दौरान तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और उस टेम्परेचर को हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर, बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the substance converts from the liquid into the gaseous state. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। और एक एग्जांपल मैंने आपको बता रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर ये थर्मोमीटर लगा हुआ है और हमने ये क्लोज कंटेनर लिया, इसकी वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये हम इसको एक्सटेंड तो होने नहीं देंगे, एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। यहाँ पर इसका ऐसा क्लोज कंटेनर लिया और इसमें थर्मोमीटर लगा हुआ, और इसमें क्या है, इसमें है वाटर वेपर। और कितने डिग्री सेल्सियस पर है वाटर वेपर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है
जो गैसीय स्टेट के अंदर है। ओके, क्या मैं इसको और हीट अप कर सकता हूँ? तो आंसर है यस। अब मैं अगर इस स्टीम को हीट एनर्जी दूंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा। अब अगर मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा। तो जैसे ही मैंने इसको हीट एनर्जी दी, अब हमने देखा कि इसका टेम्परेचर और इंक्रीज होने लगा। 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। अब आप स्टीम का टेम्परेचर जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते, इंक्रीज करके। ओके, तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताए, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है? इसमें ऑब्जर्वेशन ये आई कि जब सब्सटेंस मेल्ट हो रहा था, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि हम जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने में क्या हो रही है? डिसिपेट हो रही है। उसको ओवरकम करने में डिसिपेट हो रही है, मतलब कि हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, उससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो थर्मामीटर के अंदर रीडिंग हमने देखी थी, कितनी आ रही थी? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और थर्मामीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ओके, अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद इसके फॉर्मूला पे आएंगे, फिर मैं इसके टाइप्स बताता हूँ। Yes, now please you can raise your hand if this experiment is clear to you. अब देखिए मैं लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of a substance, to change the state of a substance of mass 1 kilogram. The amount of heat required to change the state of a substance of mass 1 kilogram is called its latent heat. Is called its latent heat. ये कह रहा है 1 किलोग्राम सब्सटेंस को उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिया, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब कि उसको मटेरियल को जितनी हीट एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसी हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? ड्यूरिंग द change of state of substance, during the change of state of the substance, comma, temperature remains constant. Temperature remains constant. During the change of the state of the substance, temperature remains constant. ये कह रहा है जब भी स्टेट चेंज होगी तो उस समय पर क्या रहेगा? उस समय पर क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, तो दिस इज द लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो तरह की होगी। लेटेंट हीट 2 टाइप्स की होगी। वो कौन कौन से टाइप होंगे? तो देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो मैं इसके टाइप्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब कि मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ पर काम आएगी? जब एक सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब ये हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका अपोजिट भी हो सकता है। जब एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो इतनी हीट एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर था, 1 किलोग्राम वाटर था, और 1 किलोग्राम वाटर को मुझे आइस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? उस 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगा।
अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, वाटर की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर अपनी हीट एनर्जी रिलीज करने वाला है, वो अपनी हीट एनर्जी को देने वाला है, डोनेट करने वाला है। तो अगर वो अपनी हीट एनर्जी को डोनेट कर देगा तो धीरे धीरे उसकी हीट एनर्जी कम होती जाएगी और वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कन्वर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। जैसे कि ये सॉलिड है, ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सिंपल सी, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो अपनी ही जगह पर हैं और फिर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। तो जब मैं इसको हीटअप करता हूँ तो क्या होगा, हीटअप करने पर इसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर क्यों राइज होगा, क्योंकि इनका वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाएगा, इनका वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो जाएगा। ये अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं हीट एनर्जी देता हूँ इनका वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होता है, मतलब कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये जो सॉलिड था इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब स्टेट चेंज होगी तो क्या होगा, जब स्टेट चेंज होगी तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय पर इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जब हम हीट एनर्जी इस सब्सटेंस को देंगे, सॉलिड सब्सटेंस को, तो जब स्टेट चेंज होगी तो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा और उनके बीच के स्पेसेस क्या हो जाएंगे, उनके बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर हो जाएंगे, ये पार्टिकल ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा तो पार्टिकल दूर चले जाएंगे। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब मैं हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा और जब स्टेट चेंज होगी उस समय पर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से स्पेसेस इंक्रीज होंगे, स्पेसेस इंक्रीज हो गए तो ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं। अगर पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या बन गया, ये फ्लूइड बन गया। फ्लूइड मतलब कि जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने के लिए पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए और वो किसी भी डायरेक्शन में चलने चाहिए, रैंडम डायरेक्शन में। जिगजैग मोशन करेंगे, ये ब्राउनियन मोशन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये फ्लूइड बन चुका है। फ्लूइड मतलब कि ये फ्लो कर सकता है और ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये फास्ट मूविंग पार्टिकल हो जाएंगे। अगर ये फास्ट मूविंग पार्टिकल होंगे तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर से एक ऐसी स्टेट आएगी जब ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, ये गैस में कन्वर्ट होंगे, पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे और ये फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जब मैं हीट एनर्जी दूंगा, हीट एनर्जी देने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो जाएगा और पार्टिकल के इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्पेस इंक्रीज होने से वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हीट एनर्जी देने पर जब स्टेट चेंज होती है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। इसीलिए तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर, थर्मोमीटर की रीडिंग में चेंजेस नहीं आते, टेम्परेचर चेंज नहीं होता स्टेट चेंज के दौरान। ओके, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हमें इतनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो लिक्विड अपनी हीट एनर्जी को रिलीज कर देगा, सराउंडिंग में रिलीज कर देगा, तो धीरे धीरे वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनीवेज, अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट का जनरल फॉर्मूला देख लीजिए पहले। लेटेंट हीट को लिखा जाता है एल से, और हमने जो हीट एनर्जी सप्लाई की दैट डिपेंड्स ऑन द मास ओनली। हमने जो हीट एनर्जी सप्लाई की वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मास पे। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था तो 10 मिनट बाद जब तक वो मेल्ट हो रही थी तब भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 है। तो हम जो हीट एनर्जी सप्लाई करने वाले हैं वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, वो सिर्फ मास पे डिपेंड करेगी। और ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे और उस कांस्टेंट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस, और उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ से लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा,
यहाँ से लेटेंट हीट का फॉर्मूला देखिए, m यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा लेटेंट हीट L इज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस डिवाइड बाय मास। यहाँ से आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, डेफिनेशन में मैंने लिखा था 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। यूनिट क्या बनेगी? Q is the heat energy. Heat energy is measured in the joule and mass in the kilogram. So the unit is joule per kilogram. Latent heat की यूनिट क्या होती है? joule per kilogram. अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, latent heat of fusion. The heat required to convert 1 kilogram of solid into liquid is called latent heat of fusion. 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उस हीट एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लिखेंगे L F से। L is the symbol of latent heat and F is written for the fusion melting. अब LF latent heat of fusion, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो भी हीट एनर्जी हमने सप्लाई की डिवाइड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस, डिवाइड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। अब सेकंड देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग भी लिख सकते हैं। वेपोराइजेशन का मतलब है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, द हीट required to convert 1 kilogram liquid, 1 kilogram liquid into gas। किसी भी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस into gas is called latent heat of vaporization। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको लिखेंगे LV से, L for latent, V for vaporization। latent heat of vaporization is equal to Q upon M। फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन मेल्टिंग में अलग हीट एनर्जी सप्लाई होती है और वेपोराइजेशन में अलग हीट एनर्जी सप्लाई होती है। मेल्टिंग में जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो कम हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तब थोड़ी ज्यादा हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको वाटर की लेटेंट हीट बताता हूँ। ये फॉर्मूला काम आएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, Q इज इक्वल टू MFT एंड Q इज इक्वल टू ML। अब हमारे पास हीट एनर्जी के दो फॉर्मूला आ चुके हैं, Q इज इक्वल टू MST एंड सेकेंड फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू ML। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब स्टेट चेंज हो रही है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जब स्टेट चेंज हो रही है, ये याद रखिए आप। अब इसके बाद इसके एग्जांपल देखिए कि जो वाटर है उसकी लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर या आप आइस लिख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या थी? जूल पर किलोग्राम। तो इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी 1 किलोग्राम आइस को 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। ये याद कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी ये वैल्यूज भी। 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। ओके, तो जब हमें 1 किलोग्राम आइस को 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है तब इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और जब हमें 1 किलोग्राम वाटर को 1 किलोग्राम वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तब इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये लेटेंट हीट के बारे में क्लैरिफाई हुआ। इसके बाद अब हम स्टडी कर सकते हैं कैलोरीमेट्री को, लेकिन इससे पहले इसके न्यूमेरिकल्स देखने पड़ेंगे हमें। तो पहले मैं लेटेंट हीट के आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ऐसे न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिसमें ये फॉर्मूला भी काम आएगा चेंज इन टेम्परेचर वाला, और ये फॉर्मूला भी काम आएगा चेंज इन स्टेट वाला। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, अब इन दोनों के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।